नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट ने 11 मार्च 2024 को CAA लागू किया है। CAA 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये 2019 में पार्लियामेंट के दोनों ही सदन राज्यसभा और लोकसभा में पास किया गया था, बट 2019 से अब तक ये लागू नहीं किया गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब 11 मार्च 2024 को इसको लागू किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये CAA जो लॉ है ये 2019 ये है क्या और ये किसके लिए बना हुआ है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें कौन कौन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही हम लोग ये भी आज के वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। CAA 2019। तो आजकल ये CAA 2019 बहुत ही लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि CAA है क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल लॉ क्या है और किसके लिए बना है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे ही डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है ये 2019 में पास हुआ था और अब ये जाके 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। और ये जो लॉ बना हुआ है ये उनके लिए है जो लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए प्रावधान ये लॉ बनाया गया है कि उनको कैसे इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाए, इंडिया की नागरिकता दिया जाए। तो ये जो CAA 2019 है ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री में जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये तीनों जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उनके जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो वहां से किसी न किसी प्रताड़ना की वजह से या किसी परेशानी की वजह से उनको अपना देश छोड़ के इंडिया में शरण लेना पड़ा हो, उनके लिए ये लॉ CAA 2019 बनाया गया है। इस लॉ के तहत उन सभी लोगों को जो उन कंट्रीज में माइनॉरिटीज थे, इन तीनों कंट्रीज में और इंडिया में रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता दिया जाएगा। अब ये नागरिकता कैसे दिया जाएगा हम लोग ये भी समझते हैं। तो इसकी नागरिकता के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो चलते हैं सबसे पहले हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को CAA 2019 को देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में सारा कंफ्यूजन CAA से रिलेटेड दूर करेंगे। तो ये जो लॉ है ये नागरिकता प्रदान करने के लिए लॉ बनाया गया है। तो वो लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए हैं और इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए ये नागरिकता प्रदान करने का ये लॉ है। उसमें भी वो लोग जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन कंट्रीज से, जैसे हिंदू हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, पारसी हुआ या ईसाई हुआ, ये 6 कम्युनिटी की जो माइनॉरिटीज हैं जो उन कंट्रीज में अब वो नहीं रह पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो इंडिया में शरण लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये लॉ बनाया गया, उनको नागरिकता दी जाएगी। क्या क्या एलिजिबिलिटी है हम लोग बहुत ही क्लियरली समझते हैं। तो वो लोग इन सारे कम्युनिटीज से और इन तीनों कंट्री जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से इंडिया में आए हैं, इन सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, वो लोग 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले इंडिया में आए हुए हों, उन सारे लोगों को ये नागरिकता मिल सकती है इस CAA 2019 के लागू होने के बाद। मतलब वो लोग जो इंडिया में आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो वो लोग एलिजिबल हैं नागरिकता पाने के लिए। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। कि पहला तो वो पूर्ण आयु वाला व्यक्ति इस धारा के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये भी हम लोग देखते हैं। वो आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान या तो भारत में रहा हो या भारत में सरकार की सेवा में रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर रहा हो तो उस आवेदन के ठीक 12 महीने पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो किसी न किसी वजह से, चाहे वो इंडिया में किसी जॉब की वजह से रह रहा हो या इंडिया में परमानेंट वो रह रहा हो। 12 महीने कम से कम वो आवेदन करने के ठीक पहले वो इंडिया में रह रहा हो, पहली उसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि वो आवेदन करने से पहले 12 महीने तक इंडिया में रहा हो और साथ ही साथ टोटल 14 साल में कम से कम 5 साल, वो 12 महीने इंक्लूडिंग 5 साल इंडिया में रहा हो। तो मतलब ये है कि 12 महीने आवेदन करने के पहले कंटिन्यूस रहा हो, लगातार रहा हो, और उसके पहले 4 साल कम से कम 14 साल में कम से कम 4 साल वो एवरेज मिला के वो इंडिया में रहा हो। तो टोटल 5 साल वो सारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं कम से कम 5 साल इंडिया में लगातार रहे हों,
तब वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, भारत की नागरिकता के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है कि वह अच्छे चरित्र का हो और उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। तो इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा दिया गया है उसका ज्ञान हो, ताकि लोगों से बातचीत कर पाए और यहाँ के बारे में समझ सके। ये होगी एलिजिबिलिटी। वो कौन लोग हैं जो भारत की नागरिकता के लिए CAA 2019 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। होप ये एकदम क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं इन तीनों कंट्रीज की, वो 6 जो माइनॉरिटीज मेंशन किया हुआ, क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, वो सारे लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कागजात जरूरी हैं आवेदन के लिए। तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, 3 कागजात जरूरी हैं। पहला एनेक्चर 1, दूसरा एनेक्चर 2 और तीसरा एनेक्चर 3 जिसको बोलते हैं। एनेक्चर 1 है जो ये बताता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से आए हो। ऐसा कोई कागज, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ये बता सके कि आप किस कंट्री से इंडिया में आए हैं, उस कंट्री का कोई भी डॉक्यूमेंट अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे ये पता चले कि आप उस कंट्री में रहे थे, उस कंट्री से बिलोंग करते हो, वो एनेक्चर 1 में अप्लाई कर सकते हो। वो कागज जो होगा, वो डॉक्यूमेंट जो होगा एनेक्चर 1 में यूज होगा। ठीक है, एनेक्चर 2 में वो डॉक्यूमेंट, वो कागजात की रिक्वायरमेंट है जो ये बताता है कि इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आप आए थे। तो कहने का मतलब वो डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो इंडिया के द्वारा इशू हुआ हो, जिससे ये बताता हो कि इंडिया में आप इस समय से रह रहे हो। तो एनेक्चर 2 में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऐसा जो प्रूफ करे कि आप इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, और एनेक्चर 3 जो है, वो एनेक्चर 3 जो है एफिडेविट है, अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं, कि आप ये देते हो कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स शेयर की हैं वो करेक्ट है और इसमें कोई भी आपने तथ्य, ऐसे डिटेल आपने छुपाया नहीं है। तो क्लियर कट आपको एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 डॉक्यूमेंट होगा और एनेक्चर 3 जो होगा एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा, ये बताने के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डिटेल दिए हैं वो सब कुछ सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट को भी पढ़ते हैं। अभी हमने बात किया एनेक्चर 1 जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुलग्नक 1। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे ये प्रूफ कर सके कि आप कौन सी देश से, कौन सी कंट्री से इंडिया में आए हो। तो वो सारा ही डॉक्यूमेंट, पहला अफगानिस्तान या बांग्लादेश, पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी कोई पासपोर्ट हो, वो आपको बता सकता है कि आप इंडिया में आए हो। दूसरा, भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट, या ये बता रहा हो कि कोई पंजीकरण द्वारा, अधिकारी द्वारा, कि आप उस दूसरी देश से भारत में आए हो। ठीक है। तीसरा क्या, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास ये है तो ये भी पता चल सकता है कि आप कौन सी कंट्री से आए हो। तो अगला क्या देखते हैं, चौथा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र, ऐसा कोई हो जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो जो बता सके कि आप कौन से देश में रहे हो, कौन से देश से बिलोंग करते हो। ठीक है। अगला हम बात करें, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया किसी भी प्रकार का पहचान पत्र या दस्तावेज, वो भी आपको एलिजिबल हो गए, आपका डॉक्यूमेंट में लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, अगर इन कंट्रीज के कोई लाइसेंस भी हो तो वो भी आपका चलेगा। अगला क्या हो सकता है, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, पाकिस्तान में भूमि या किराएदारी का रिकॉर्ड, या आपका वहीं कोई लैंड रहा हो या किराएदार आप वहां पे रहे हो या आपके किराएदार दे रखा हो, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए डॉक्यूमेंट के लिए, कागज के लिए काम आएंगी। ठीक है। अगला क्या हो सकता है, कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी में से कोई एक इन 3 देशों यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी एक का नागरिक रहा है। मतलब आपके जो भी दादा परदादा परदादी, कोई भी ऐसे लोग हैं, माता पिता हैं, अगर उन देश से रहने वाले हैं जो बता सके कि आप वहां से बिलोंग करते हो, तो वो भी जो कागज है, वो डॉक्यूमेंट है, वो भी इसमें से प्रूफ माना जाएगा। ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है। कहने का मतलब कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर सके कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो, उस कंट्री से रहने वाले हो और अब इंडिया में आ चुके हो,
तो वो चलेगा। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट ये जरूर नहीं है कि वैलिड हो, वो एक्सपायर भी होगा तब भी चलेगा, बस वो डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए यूज होगा, ताकि ये पता चल सके कि आप कौन से देश से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आए हो या अफगानिस्तान से आए हो। तो एनेक्चर 1 में आपको क्लियरली ये ध्यान देना होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे लेने हैं या आपके पास हैं जो ये प्रूव कर सके कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो, उस कंट्री के रहने वाले हो, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो और इंडिया में आप आए हो, शरण लिए हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं एनेक्चर 2 में क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागज रिक्वायर हैं जो आपको बता सके कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो। अब एनेक्चर 2 में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो पहला कि भारत आगमन पर वीजा और आवर्जन टिकट की प्रति, अगर आप इंडिया में आए हो, पासपोर्ट कैरी कर रहे हो और उसमें वीजा के थ्रू इंडिया में आए हो, तो आपको उसकी कॉपी लगानी होगी। ठीक है, या भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट। जो भी फॉरेन से रिलेटेड, जो भी कंट्री से आते हैं, अगर वो विदेशी पंजीकरण अधिकारी अगर कोई सर्टिफिकेट इश्यू करता है कि कब से इंडिया में रह रहे हो आप, तो वो भी इसमें काम आ जाएगा। तो अगला क्या, भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची, मतलब जब भी जनगणना की गई हो और उसमें आपका नाम हो और आपको कोई पर्ची इशू किया गया हो कि कब से आप रह रहे हो, अगर वो पर्ची है आपके पास और उस एलिजिबल हो रहे हो कि आप 5 साल पूरे कर चुके हो, तो वो मानी जाएगी इसमें। अगला क्या है, भारत में सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट, ठीक है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो आदि सहित, इसमें कोई भी, चाहे आपको पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कोई भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, ये सारी चीजें भी आपको मानी जाएंगी। जिसमें अगर आप पैन कार्ड की बात करेंगे तो कब इशू हुआ है, उसमें डेट अगर मेंशन हो, कब आपने अप्लाई किया हो, तो वो भी काउंट किया जाएगा, वो भी माना जाएगा कब से आप रह रहे हो इंडिया में। ठीक है, अगला अगर बात करें, आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड, अगर आपका राशन कार्ड है जो जारी किया गया है कि इंडिया में, ताकि वो बता सके कि कब राशन कार्ड जारी किया तब से आप इंडिया में रह रहे हो, तो वो भी आपका माना जाएगा कि आप इंडिया में रहने के लिए कागज ये वैलिड है। अगला क्या है, सरकार या न्यायालय द्वारा आवेदक को आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र। तो अगर कोई न्यायालय द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी अगर लेटर इशू किया, पत्र इशू किया गया है जो ये बताता हो कि आप इंडिया में रह रहे हो, तो वो भी ये वैलिड है। अगला क्या हो सकता है, आवेदक का भारत में जारी जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र इंडिया में इशू हुआ है, जारी किया गया है, तो वो भी ये वैलिड कागज माना जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड या पंजीकृत किराए का समझौता, या आपके पास कोई लैंड हो या किराएदारी का ऐसा हो जो किराएदारी का समझौता, आप किराए पे रह रहे हो, तब भी ये माना जाएगा कि आप इंडिया में कब से रहे हो। जो बट उसके साथ कागज होने चाहिए, ये बताए कि आप इतने समय से आप इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, अगला क्या है, वो पैन कार्ड जारी करने का दस्तावेज जिसमें जारी होने की तारीख अंकित हो, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया। अगला क्या हो सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान या जैसे बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की या किसी बैंक के थ्रू इशू किया गया कोई भी कागज जो बता सके कि आप इंडिया में रह रहे हो, वो भी वैलिड होगा। ठीक है, अगला क्या है, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य उसके अधिकारी द्वारा, राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी कागज जो बता सके आप इंडिया में रह रहे हो, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, आवेदक के नाम पर बैंक, निजी बैंकों सहित या डाकघर खातों से संबंधित रिकॉर्ड और खाता विवरण, आपका कोई बैंक अकाउंट है जो बता सकता है कि आप इंडिया में रह रहे हो, वो भी माना जाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक के, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के भी, वो निजी बैंक जिसको बोलते हैं, वो भी माना जाएगा। कोई भी बैंक का, चाहे डाकघर का भी हो, वो भी माना जाएगा कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो। ठीक है, अगला क्या है, आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन के कागजात या बिजली बिल या अन्य उपभोक्ता बिल, कहने का मतलब आपके नाम पे कोई बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई भी ऐसा सरकारी बिल जो ये बताता हो कि आप इंडिया में रह रहे हो, आप यूज कर रहे हो उसको, तो वो भी आपका कागज वैलिड माना जाएगा आपके नागरिकता के लिए। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी भी नियोक्ता के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज, मतलब इनके थ्रू अगर आप काम कर रहे हो, कि आप रोजगार है, आप जॉब कर रहे हो, या इनका कोई लेटर हो जो बता सकता है आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में काम कर रहे हो, तो वो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है इस चीज के लिए, ताकि इंडिया में आप कब से रह रहे हो। ठीक है,
अब अगला हम लोग बात करते हैं कि आवेदक का भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतलब स्कूल छोड़ने का, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई करी, स्कूल छोड़ने का भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपका माना जाएगा किसके लिए, ये कब से भारत में रह रहे हो। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी संस्था द्वारा इशू जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अगर आपने कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तो उसका भी जो प्रमाण पत्र इशू होगा वो भी आपके लिए रेफरेंस के लिए माना जाएगा। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, आवेदक को जारी किया गया नगर पालिका व्यापार लाइसेंस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नगर पालिका ने इशू किया कोई लाइसेंस, तो वो भी आपके लिए रेफरेंस के लिए आएगा, ताकि आप भारत में कब से रह रहे हो। और लास्ट क्या है, विवाह प्रमाण पत्र। अगर भारत में आपने शादी करी है और उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है, तो वो भी आपके रेफरेंस के लिए आएगा, ताकि ये माना जाएगा कि कब से भारत में आप रह रहे हो। ठीक है, तो अगर हम लेमैन में बात करें, एक साधारण भाषा में बात करें, तो कोई भी कागज चाहे वो एक्सपायर ही हुआ हो, ठीक है, जो ये बताता हो कि आप इतने समय से भारत में रह रहे हो, वो प्रूफ कर सके, वो कागज आपका एनेक्सर 2 में यूज होगा और वैलिड माना जाएगा। जरूरी नहीं है वो कागज एक्सपायर ना हुआ, एक्सपायर भी होगा तब भी चलेगा, बस रेफरेंस के लिए ये कागज होना चाहिए, ताकि ये प्रूफ कर सके कि आप इतने समय से भारत में रह रहे हो। तो लास्ट हम लोग बात करते हैं एनेक्सर 3 की, जो ये बताता है आपको एफिडेविट कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट और जो भी डिटेल, डॉक्यूमेंट मतलब कागज, और जो भी आपने डिटेल फिल किया है, भरा है, वो सब कुछ सही है। तो ये अंडरटेकिंग होगी जो आपको देना होगा। द सिटीजनशिप रूल्स 2009 में रेफरेंस के लिए है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द एफिडेविट टू बी सोन बिफोर एंड अटेस्टेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब आपको कोर्ट में जाके ये एफिडेविट सर्टिफाई करके देना होगा कि आप जो भी डिटेल दे रहे हो वो सब कुछ सही है। तो इसमें क्या है डिटेल कि आई मतलब मैं, आपका नाम, सन बेटा या बेटी या पत्नी, जो जिसकी भी हो, रेजिडेंट मतलब कहाँ के रहने वाले, कौन सी कंट्री से, डू हियर बाय सोलेमनी डिक्लेयर एंड अफर्म एज फॉलो। का मतलब ये है कि आप शिक्षा मन से ये आप स्वीकार करते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सब कुछ ये है। क्या है, पहला, दैट आई एम एन अफगान, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नेशनल, बिलोंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी इन दैट कंट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आया हूं और इनमें से किसी एक कम्युनिटी से, जो भी कम्युनिटी होगा आपको उस पर टिक करना होगा, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, दूसरा क्या है कि दैट आई एम एग्जेम्प्टेड, ये डिक्लेरेशन है, ये ऑलरेडी इसमें फिल नहीं करना होगा, गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है। तीसरा पॉइंट ये मेंशन करना होगा कि मैं भारत में किस तारीख को घुसा, किस तारीख को आया, उसका जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट साथ में जो भी होगा उसके हिसाब से डेट लिखना होगा। ठीक है, और लास्ट क्या होगा कि दैट आई एम अवेयर दैट इट इज एन ऑफेंस अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू मेक अ false representation or concealment of any material fact and that if it is found later that wrong। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए, कागज लाएंगे, जो भी डिटेल आपने फिल किया, आपको पता है कि वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। अगर वो गलत हैं तो आपको कानूनी गिल्टी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ये है अंडरटेकिंग जो एनेक्सर 3 में भरी जाती है, एफिडेविट। ये आपको कोर्ट से लेके आनी होगी। कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का रहने वाला हो और भारत में रह रहा हो, उसके पास ये 2 कागजात और ये एफिडेविट होने चाहिए। अगर ये है और कम से कम 5 साल या उसके ऊपर रह रहा हो, बट वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो, तो वो एलिजिबल है नागरिकता के लिए। बस एक ही शर्त है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, इन तीनों कंट्री से आने वाला। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये लॉ उन लोगों के लिए बनाया गया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जो इन तीनों देशों से आए हैं, किसी न किसी वजह से वो अपना देश छोड़ के आए हैं और यहाँ पे वो देश का, भारत की नागरिकता वो चाहते हैं, तो उनके लिए ये कानून है। ये कानून ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग, जो बहुत अफवाहें फैली हो कि जो मुस्लिम हैं उनकी नागरिकता छीनने वाली, ऐसा नहीं है। भारत के जो भी नागरिक हैं वो नागरिक रहेंगे, बट ये वो लोग हैं जो दूसरी कंट्री से आए हैं शरणार्थी के थ्रू, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लोग यहाँ पे अपना शरण ले सकते हैं और उनकी नागरिकता इशू की जा सकती। अगर उनके पास ये तीनों कागजात हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। होप आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 ये क्या है, किसके लिए यूजफुल है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।